जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है तो जाके देख लो पहले। अब अम्ल होगा तो प्रबल अम्ल होगा या फिर दुर्बल अम्ल होगा। यानी कि प्रबल यानी कि जिसमें बहुत ताकत हो, दुर्बल यानी कि जिसमें कम ताकत हो। अब कैसे हम पता कर सकते हैं कि प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? सबको तो टेस्ट करके देख नहीं सकते हम, बिकॉज बहुत सारे अम्ल बहुत ज़्यादा हाई सांद्रता वाले होते हैं, जो कि अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ जाए तो हमारी स्किन जल सकती है पूरी तरह से, तो उसे हम टेस्ट करना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्केल डेवलप की गई जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल 1 to 14 होती है। यहाँ पे बीच में 7 इसका मिड पॉइंट होता है। इसके इधर के सब अम्ल होते हैं और इसके इधर के सारे क्षारक होते हैं। अब जितना हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे उतने प्रबल क्षारक होंगे और 7 क्या होगा? उदासीन होगा। यहाँ पे 7 पॉइंट मेन जो 7 पे अगर जो आएगा वो ना ही अम्ल में काउंट होगा ना ही क्षारक में। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वैसे प्रबल अम्ल मिलते जाएंगे हमें। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी पावर कम, यहाँ इसके तुलनात्मक में ये बहुत दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया हो। पानी या दूध का भी मेन 7 पे नहीं होता, वो हल्का सा इधर उधर होता है, क्योंकि कई जगह का पानी थोड़ा सा हल्का सा क्षार भी हो सकता है, तो अलग अलग। और जो हमारे रक्त का होता है वो अबाउट 7.4 होता है, तो यहाँ पे कहीं होता है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे कि HCl हम जानते हैं हमारे स्टमक में बनता है, तो कई बार HCl की मात्रा अधिक होने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस कारण हमारे जो स्टमक में पेन होने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक दुर्बल अम्ल का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनो आता है, वो एक दुर्बल अम्ल नहीं क्षारक है, मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि ये होता है हमारा अम्ल। ज़्यादा हो गया है अम्ल तो उसमें अगर थोड़ा क्षारक की वैल्यू मिला दें तो उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन करने के लिए हम, और ये दुर्बल क्षारक को क्या बोलते हैं हम? एंटासिड। और ये एंटासिड क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम नॉर्मल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इस एंटासिड, कई सारे एंटासिड आते हैं, तो वो कुछ अलग भी होते हैं। कुछ इनो जैसे कि वो सोडियम का है, तो अलग अलग होता है। अब मुंह का पीएच मान जैसे कि हमें बताया गया है एनसीईआरटी में, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। जबकि दांत हमारे पूरे बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट, सबसे मजबूत बोन से बने होते हैं, फिर भी अगर 5.5 से कम होने लगे, अम्लीयता ज़्यादा होने लगे, तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। और इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत हल्का क्षारक होता है वो भी। सो ये जो है वो मेंटेन रहे इसलिए। अब जब डंक मार, कोई जानवर और कोई कीड़े हैं तो डंक जब मार देते हैं तो उनमें भी अम्ल पाया जाता है। किसी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल में। और इसके लिए अगर इसके अगेंस्ट हमें पेन हो रहा है, तो अगर इसके अगेंस्ट हम खाने वाला सोडा अगर हम उस पार्ट में रगड़ दें तो क्या होता है? वो न्यूट्रल होने लगेगा, तो पेन कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें एनसीईआरटी में बताई गई। अब एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिरका, संतरा, नींबू, इमली, टमाटर, इन सब में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिससे MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ अम्ल हमें दिए गए हैं। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में या नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी या नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल।
तो ये सब MCQ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम 1-2 तो आते ही आते हैं। तो एक चीज़ और है कि प्रबल अम्ल मैंने बताया बहुत डेंजरस होता है, वो हमारी स्किन को जला सकता है। तो उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि उसमें पानी मिलाया जाता है। उसे बहुत ज़्यादा वो हाई सांद्रता का रहता है तो उसे लो सांद्रता में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे करेंगे, अगर हम अम्ल में पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत गलत, क्योंकि जब हम अम्ल में पानी डालेंगे तो ये बाहर बह सकता है, तो उससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जल सकती है या कुछ हो सकता है। तो क्या करते हैं, उसका सही तरीका है वाटर में अम्ल डालेंगे, हम जल में अम्ल डालेंगे, तो ये सही मेथड है। तो कहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े बहुत, या फिर प्रैक्टिकल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया है। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। जब हम पानी में अम्ल डालते हैं तो ऊष्मा निकलने मतलब कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है इसमें से, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। अब कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, तो देख लेते हैं अब हम लोग। अम्ल में क्या समान होगा, H+ समान होगा, नॉर्मल सी बात है। क्षारक में क्या समान होंगे, सभी क्षारक में एक चीज़ कॉमन आती है, OH नेगेटिव। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ही H+ मिले और सब में ही OH नेगेटिव मिले। लेकिन हम जानते हैं अम्ल में H+ ज़्यादा मिलता है और क्षारक में OH नेगेटिव ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अम्ल में H+ ही आए, क्षारक में OH नेगेटिव ही आए। तो एक चीज़ और, प्रबल अम्ल, इसकी सांद्रता कैसी होगी, तो ज़्यादा होगी। दुर्बल अम्ल की सांद्रता कम होगी। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं आती है, बट और सारी चीज़ों को समझने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो दुर्बल अम्ल में सांद्रता कम होगी और प्रबल अम्ल में सांद्रता ज़्यादा होगी। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब मैं पार्ट 2 यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं और सारा टॉपिक कवर कराऊँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो पार्ट 3 में मैं कवर कराऊँगी लवण के बारे में। अभी तक हमने लवण के बारे में बहुत कम पढ़ा है, तो वो पूरा मैं एक वीडियो में ही कवर कराऊँगी पार्ट 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।